नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास यानी आपके एंशिएंट हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे थे दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि आपका जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में हमने यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिला, जिसमें हमने देखो कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ वो आपका मगध महाजनपद हुआ। दोस्तों, मगध महाजनपद में आपके 7 महत्वपूर्ण राजवंश हुए जिन्होंने क्या है पूरे 16 महाजनपदों को जीतकर एक बड़ा महाजनपद आपका जो है मगध महाजनपद को बड़े साम्राज्य के साथ विस्तार किया। दोस्तों, इन 7 राजवंशों को हमने यहाँ पे एक टिक के साथ पढ़ा था, हसीन मासुक 7, जिसमें हमने देखा कि हाथ से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश हमने यहाँ पर देखे दोस्तों कि ये 7 महाराजवंश जो हुए इन्होंने भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की यानी एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, इनमें हमने देखा दोस्तों कि आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश दोस्तों हमने पिछली वीडियो तक यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अपने आज की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर देखा था मौर्य वंश से पहले भी आपका जो है विदेशी आक्रमण हुए थे और मौर्य वंश के आने के बाद भी आपका जो है कुछ विदेशी आक्रमण यहाँ पर होते हैं, तो उनको भी दोस्तों हम आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा इतना पार्ट हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, तो जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे आपका शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश अब हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद हुआ क्या, यानी मौर्य काल के बाद हुआ क्या। जैसे ही आपका मौर्य साम्राज्य का अंत होता है दोस्तों, उसके बाद मगध की राजनीतिक शक्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, छिन भिन हो जाती है। अब भारत की उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमण होते हैं और उनके अनेक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना हो जाती है। और दक्षिण प्रांत के तो कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। यानी आपको हमने देखा कि इस तरीके से आपका जो है मगध साम्राज्य जो है आपके पूरे संपूर्ण भारत में क्या है फैल चुका था। परंतु अब जैसे ही उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आपके विदेशी आक्रमण हुए और मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, तो उसके बाद दोस्तों प्रत्येक जो है दक्षिण भारत के जो अक्सर राज्य थे इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसके बाद इसी प्रकार पूरा मगध साम्राज्य जो है पहले था वो क्या हो गया, बिखर गया। तो अलग अलग साम्राज्य आपके बन गए। किसी ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, कोई किसी के अधीन रह गया, है ना। कहीं पर आपका विदेशियों ने आक्रमण कर दिया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि विदेशियों ने आक्रमण कर दिया और इतना छोटा सा पार्ट अलग हो गया, है ना। तो छिन्न भिन्न आपका क्या हो गया, मगध साम्राज्य हमारे यहाँ पर हो जाता है मौर्य साम्राज्य के बाद। तो जैसे ही मौर्य काल का अंत होता है, मौर्य साम्राज्य का अंत होता है, उसके बाद आपकी जो है ये अखंड जो मगध साम्राज्य था उसका क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो जाती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर आपका सबसे पहले कौन सा वंश यहाँ पर आया, शुंग वंश आया। कौन सा है, शुंग वंश आया। तो शुंग वंश के बारे में दोस्तों हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। कौन, शुंग वंश के संस्थापक कौन हुए, पुष्यमित्र शुंग। कौन हुए, पुष्यमित्र शुंग। और यह मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ को सेनापति था। क्या होता, जो आपका जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ। हमने कहा ना कि बृहदर्थ क्या है, बहुत अच्छा शासक नहीं बन पाया, है ना। इसको क्या है, आपके जो उसी का सेनापति था कौन, पुष्यमित्र, उसने क्या कर दिया, इसको मार दिया। किसको मार दिया, आपके बृहदर्थ को मार दिया और बृहदर्थ की हत्या कर दी। उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर आप शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो इसने अपने पुष्यमित्र शुंग ने अपने नाम पर ही क्या कर दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दी। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। कौन था, ब्राह्मण वंश। जो आपका जो पुष्यमित्र शुंग था ये कौन था, ब्राह्मण था। कौन था, ब्राह्मण था। और इसने जिस वंश की स्थापना करी यह आपका पहला ब्राह्मण राजवंश हो गया। तो भारत पर यानी मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण राजवंश कौन था दोस्तों, आपका था शुंग वंश। कौन सा था, शुंग वंश। तो सबसे प्रथम ब्राह्मण राजवंश कौन सा था, आपका शुंग वंश। आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना किसने की, आपके पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया था। पहली बार इन्होंने क्या किया, मगध पर प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, विदिशा, मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, विदिशा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो विदिशा मध्य प्रदेश को इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी बनाई थी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विद्रोही कहा जाता है। क्या कहा जाए, बौद्ध द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया। तो इसको बौद्ध द्रोही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जितने भी बौद्ध स्तूप बनाए गए थे, ठीक है, तो जो भी आपके आपका मौर्य साम्राज्य में जो भी बौद्ध स्तूप बनाए गए उन सब को इन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या है, बौद्ध द्रोही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध द्रोही भी आपका क्या कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है बौद्ध ग्रंथों में किसे बौद्ध द्रोही कहा जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है। उसके बाद इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने
अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया तो आगे इतिहासकार कुछ कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग है जिसने इन्होंने नष्ट किए थे, तो ये अपने अंतिम समय में क्या कर दिया था, इसने बौद्ध धर्म की महानता को समझने लग गया था। तो जब इसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा तो उसके बाद इसने बहुत सारे स्तूपों का क्या है पुनर्निर्माण भी करवाया। तो इसने पहले नष्ट किया था, उसके बाद उन्होंने पुनर्निर्माण भी इनका करवाया, जिसमें मध्य प्रदेश के बरहूत स्तूप आता है। कौन सा आता है? बरहूत स्तूप, जिसका पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो एक लकड़ी से बना हुआ है और इसको पत्थर का करवाया। ठीक है, तो पहले जो है बौद्ध स्तूप किसका बना था? लकड़ी का बना था। इसको इसने क्या बनाया? पत्थर का बनाया था। तो जो मध्य प्रदेश का बरहूत स्तूप है, आपसे पूछा जा सकता है कि बरहूत स्तूप कौन से राज्य में है, तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का बरहूत स्तूप जो है आपका है, इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। उसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या कराए? 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाए। तो जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं, जिसके पुरोहित आपके कौन होते हैं? पतंजलि होते हैं। इस समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ किसकी रचना हुई? किसकी रचना हुई? बौद्ध ग्रंथ जातक बौद्ध पुस्तक आपकी है जातक ग्रंथ। तो इसकी रचना होती है पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में। तो शुंग वंश के यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के समय आपका जो है बौद्ध स्तूप जातक ग्रंथ की रचना होती है। पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि ने क्या लिखा यहाँ पर? महाभाष्य लिखा। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। तो पाणिनि भी आपके जो है इसी के टाइम पीरियड की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पतंजलि और पाणिनि किसके शासनकाल में थे? तो आप ही किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। या आपसे पूछा जाता है कि जातक ग्रंथ, महाभाष्य या अष्टाध्यायी या मनुस्मृति, क्या है? मनुस्मृति, इन तीनों की रचना जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही आपकी जो है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति और जातक ग्रंथ प्रमुख जो है ग्रंथों की रचना यहाँ पर होती है। तो प्रमुख पुस्तकों की यहाँ पर रचना होती है। आपके जातक ग्रंथ, महाभाष्य, अष्टाध्यायी और मनुस्मृति, इन चारों की रचना आपकी है पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में होती है, जिसमें पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखी जाती है, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी जाती है और मनु द्वारा आपके जो है मनुस्मृति लिखी जाती है। तो मनु ने आपकी मनुस्मृति लिखी, पाणिनि ने आपके अष्टाध्यायी और पतंजलि ने महाभाष्य। दोस्तों ये रचनाएं आपसे पेपर में पूछी जाती है। दोस्तों ये रचनाएं आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कौन सी आपकी जो है किसकी रचना किसने की, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो पतंजलि ने महाभाष्य, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, मनु ने मनुस्मृति और बौद्ध पुस्तक एक आपके जातक ग्रंथ की यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? रचना होती है। उसके बाद दोस्तों इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण होते हैं। कौन से? 2 आपके विदेशी आक्रमण होते हैं। किसके टाइम पीरियड में? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में 2 विदेशी आक्रमण होते हैं, जिनको हम यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय होती है। तो जो आपके जो दोनों यवन आक्रमण हुए, इन दोनों में आपके क्या होते हैं? पुष्यमित्र सिंह को विजय होती है। तो पहले आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? आपके डेमेट्रियस ने किया था। किसने किया था? डेमेट्रियस ने। और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व किया था मिंडांडर। किसने? मिंडांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने आपके जो है 2 आपके विदेशी आक्रमण हुए, जिन पर आपका पुष्यमित्र शुंग ही विजय होते हैं। तो इनके पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में कितने विदेशी आक्रमण हुए? तो 2 विदेशी आक्रमण हैं, जिन्हें हम यवन आक्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यवन आक्रमण भी कहते हैं। और इन दोनों यवन आक्रमण में आपका जो है पुष्यमित्र सिंह विजय होता है। उसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुकों नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो अभी हमने बोला कि मिनांडर ने भी क्या की थी यहाँ पर? पुष्यमित्र शुंग में यहाँ पर क्या है? विदेशी आक्रमण हुआ था। मिनांडर के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण जो हुआ था। तो इसने क्या दोस्तों? 2 बौद्ध भिक्षुकों नागसेन, किसकी? नागसेन, इन्होंने इससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने? मिनांडर ने। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल, कौन सा? कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। तो खारवेल के साथ भी कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग खारवेल के साथ भी युद्ध करता है, परंतु यहाँ पर खारवेल क्या होता है? पराजित हो जाता है। ठीक है, खारवेल क्या करता है? पुष्यमित्र शुंग को यहाँ पर पराजित कर देता है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र क्या बनता है? अगला उत्तराधिकारी बनता है। कौन? अग्निमित्र। कौन बनता है? अग्निमित्र। पुष्यमित्र का पुत्र कौन हो गया? अग्निमित्र। और पुष्यमित्र की हत्या कर दी किसने कर दी? कलिंग नरेश खारवेल ने। किसने? खारवेल ने। कालिदास की रचना महाविकाग्निमित्रम, जो कालिदास की एक रचना है आपकी मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मलविका की प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो दोस्तों मलविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है दोस्तों? आपका कालिदास की रचना। किसकी? कालिदास की रचना है। तो दोस्तों आपके जो अग्निमित्र हुए, किसके? पुष्यमित्र के पुत्र जो अग्निमित्र हुए, और मालव देश की राजधानी हुई मालविका। कौन? मालविका। तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग पर आपकी लिखी गई है मालविकाग्निमित्रम। कौन? मालविकाग्निमित्रम। तो ये रचना किसकी है दोस्तों? आपकी कालिदास की। किसकी? कालिदास की। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पतंजलि किसने लिखी है? आपकी
ठीक है। पतंजलि ने कौन सी रचना लिखी है? महाभाष्य, ठीक है। आपने अभी ऊपर देखा ना कि आपका जो है पतंजलि ने कौन सी लिखी है? महाभाष्य लिखी है। कौन सी लिखी है? महाभाष्य लिखी है। पाणिनि अष्टाध्यायी, मनु ने मनुस्मृति लिखी है। और एक जातक ग्रंथ की रचना किसी पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में हुई है, ठीक है। वही आपका यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, कालिदास ने भी कौन सी रचना की है? मालविकाग्निमित्रम। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। कौन हुआ? देवभूति, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो अब जो अंतिम शासक कौन हुआ? अग्निमित्रम, ठीक है। सॉरी, अग्निमित्रम। उसके बाद कौन शासक हुए? फिर इसका इस वंश का जो आपका शुंग वंश है, इसका अंतिम शासक हुए आपके देवभूति। कौन हुए? देवभूति। और इसकी हत्या कौन कर देता है? वासुदेव कर देता है। कौन? वासुदेव, जो कि इसी का मंत्री होता है। किसका? देवभूति का आपका मंत्री होता है वासुदेव, और वासुदेव इसकी हत्या करके यहाँ पर कण्व वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो कण्व वंश की जैसे स्थापना होती है, उसके बाद कण्व वंश के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? आपके हमने यहाँ पर देखा वासुदेव। वो कण्व वंश के संस्थापक कौन हुए? वासुदेव। और वासुदेव जो है अब क्या है, जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, वैसी शुंग वंश की जो है अंतिम शासक को उसके मंत्री वासुदेव द्वारा उसकी हत्या करके आपका जो 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की जाती है। क्या है? कण्व वंश की स्थापना की जाती है 75 वर्ष ईसा पूर्व में। कण्व वंश के संस्थापक हुए वासुदेव, और इस वंश का अंतिम शासक हुए सुशर्मा। कौन? सुशर्मा। यानी आपके जो कण्व वंश है, कण्व वंश के अंतिम शासक कौन हुए? सुशर्मा, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिमुख ने कर दी, और इसने यहाँ पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो अभी हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि मौर्य वंश के बाद उसके मंत्री ही उनकी क्या कर रहे हैं? हत्या करके, अपने राजा की हत्या करके वहाँ पर नए वंश की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि आपका जो है बृहदत्त की हत्या किसने करी? आपके पुष्यमित्र शुंग ने करी, और उसने वापस शुंग वंश की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद आपके शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक है, अंतिम शासक की हत्या करके कौन? वासुदेव, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया? अपने राजा की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना कर दी। अब कण्व वंश की स्थापना करी तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हुए? आपका सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या किसने करी? उसी के मंत्री शिमुख ने कर दी, और शिमुख ने जैसे उसकी हत्या करी तो शिमुख ने क्या कर दिया? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना संस्थापक कौन हुए? शिमुख हुए। कौन हुए? शिमुख। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सातवाहन वंश आप यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। राजा प्रारंभ में इस वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश पे स्थानांतरित कर दिया। तो पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। उसके बाद उनको कहाँ पर राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ी? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ पर के जो राजा थे, उन्होंने वहाँ पर उनको विवश कर दिया था वहाँ से छोड़ने के लिए। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान थी। क्या थी? महाराष्ट्र में आपका प्रतिष्ठान क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर सातवाहन वंश की राजधानी थी, परंतु उसके बाद इनको क्या है? आंध्र प्रदेश की ओर लौटना पड़ा। तो शिमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना, और कान्हा ने बाद में उसके पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बनते हैं, ठीक है। तो इसका पुत्र क्या है? सतकर्णी आपका प्रथम शासक बनता है, किसका? सातवाहन वंश का। तो शिमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना, और कान्हा के बाद इसका पुत्र कौन बनता है? सातकर्णी, ठीक है। तो सातकर्णी प्रथम ये क्या बनता है? शासक बनता है। कौन बनता है? सातकर्णी प्रथम जो है शासक बनता है, किसका? कान्हा के बाद। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सातकर्णी प्रथम जो थे, इन्होंने ये जो है इस सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। क्या है? पहला महत्वपूर्ण शासक माना जाता है आपका कौन? सातकर्णी प्रथम, क्योंकि इससे पहले जो आपके उसके पापा वो भाई मर जाता है, उसका छोटा भाई कान्हा बनता है, कान्हा का पुत्र फिर कौन बन जाता है? सातकर्णी प्रथम इसका शासक बनता है। तो सातकर्णी प्रथम को ही इसका महत्वपूर्ण पहला शासक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी हुई नागनिका। कौन? नागनिका, और इसने नानाघाट अभिलेख लिखा। कौन सा? नानाघाट अभिलेख हमें इसका प्राप्त होता है, किसका? नागनिका का, ठीक है। तो इनकी पत्नी कौन? सातकर्णी प्रथम की पत्नी होती है नागनिका, और इसका नानाघाट अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई। तो इसमें बताया गया है कि आपके सातकर्णी प्रथम की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो नानाघाट अभिलेख की बात करें दोस्तों, नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम की महान विजेता और महान शासक बताया गया है, ठीक है। तो सातकर्णी प्रथम को क्या है? महान शासक और महान विजेता आपका बताया गया है, किसमें? नानाघाट अभिलेख में। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया था। क्या कह रहे हैं इन्होंने? मुद्रा के स्थान पर क्या है? भूमि दान देना शुरू किया। तो इन्होंने क्या करा? मुद्रा देने के बजाय इन्होंने क्या करते? लोगों को भूमि दान किया, और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण में भी हमें मिलता है। तो नानाघाट अभिलेख में हमें भूमिदान का प्रथम उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भूमिदान का प्रथम उल्लेख हमें कौन से अभिलेख में मिलता है, तो नानाघाट अभिलेख में हमें इसका साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सातवाहन वंश में आपके अगले राजा होते हैं हमारे हाल। कौन होते हैं? हाल।
तो सातवाहन वंश से हाल महानतम शासक हुए। कौन? हाल। कौन हुए? हाल आपके जो है महानतम शासक हुए। किसके बाद? सातकर्णी प्रथम के बाद यहाँ पर हाल जो है महत्वपूर्ण शासक बनता है। वह एक बड़ा कवि और कवियों के एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी माना जाता है। तो इसलिए क्या ये एक खुद एक क्या था? कवि था और कवियों और विद्वानों के लिए एक आश्रयदाता भी माना जाता है। तो हाल ने गाथा सप्तशती, क्या है? गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो किसकी रचना है दोस्तों? हाल की रचना है आपकी गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल की। और इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया दोस्तों? प्राकृत भाषा में लिखा गया था गाथा सप्तशती। कौन? गाथा सप्तशती। गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातवाहन वंश का अलग महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी प्रथम पुत्र सतकर्णी ने पराजित कर दिया। तो सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? गौतमी सतकर्णी। तो हाल का पुत्र होता है आपका कौन? गौतमी सतकर्णी। और इसके समय आपके नासिक के जो शक शासक थे नहपान, कौन? नहपान, इन्होंने आप पर आक्रमण किया और गौतमी सतकर्णी ने इसको पराजित कर दिया था। किसको? नाहपान को। किसको? नाहपान को। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो अगले शासक कौन हुए? गौतमी सतकर्णी। उसके बाद दोस्तों नासिक जोगलथंभी, कौन सा? जोगलथंभी से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, जिनके एक नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम मिलता है। तो एक तरफ हमें किसका नाम मिलता है? नहपान का, और एक तरफ हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम मिलता है, जिससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। तो दोनों तरफ अगर हमें एक तरफ सतकर्णी का यहाँ पर चित्र मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इनको किसको? नहपान को हराया होगा। ठीक है, इसलिए दोनों जगह आपका क्या है? आपका किसका चित्र हमें देखने को मिलता है? सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी का भी हमें यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र हुआ यज्ञश्री सतकर्णी। कौन? यज्ञश्री सतकर्णी। तो यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक होता है, जिसे शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इसने क्या करा? जितनों भी शकों ने आपका जो क्षेत्र जो है इनसे विजित किया था, उन सभी को क्या करता है? विजित कर लेता और इन पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का हमारा अंतिम शासक होता है। अब दोस्तों सातवाहन वंश में हम देखते हैं कि उनके शासकों द्वारा कौन कौन से सिक्के यहाँ पर जारी किए गए थे, किस प्रकार के सिक्के यहाँ पर जारी किए गए थे। तो पहला दोस्तों आपको चांदी के सिक्के इनके द्वारा जारी किया गया था, दूसरा तांबा का सिक्के जारी किया गया था, तीसरा आपका पोटीन या घटिया चांदी के सिक्के भी आपके किए गए थे, और चौथा आपका सीसा के सिक्के भी यहाँ पर प्रचलित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक है, चांदी के सिक्के, आपके पोटीन या घटिया चांदी के सिक्के, आपके सीसा के सिक्के भी यहाँ पर जो है इन्होंने जारी किया था। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश समाज मातृसत्तात्मक है। क्या था? मातृसत्तात्मक, यानी माता को यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता, और यहाँ नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। ठीक है, राजा भले पुरुष होता था, परंतु कोई भी नाम अगर लिखना है तो उससे पहले माता का नाम, यानी राजा का नाम भी आएगा तो उससे पहले उसकी माता का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माता का नाम लिखा जाता, उसके बाद आगे, तो यानी मातृसत्तात्मकता है, परंतु राजा यहाँ पर जो होते थे वो आपके कौन? पुरुष ही होते थे। तो दोस्तों अब हम इनके PYQs देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में आप PYQs को इनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो ये इतने हमारे क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया होगा। तो अब हम आपको आंसर बता देते हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला हुआ था अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने सुंग वंश की स्थापना की थी? तो 185 ईसा पूर्व में आपके जो है बृहदत्त की हत्या करके किसने सुंग वंश की स्थापना की थी? तो सुंग वंश के प्रथम संस्थापक कौन हुए दोस्तों? आपका पुष्यमित्र शुंग। कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। उसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग क्या था दोस्तों? आपका सेनापति था। कौन था? सेनापति था किसका? बृहदत्त का सेनापति था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक कौन दोस्तों? आपको वासुदेव। कौन था? वासुदेव ने क्या किया? अपने राजा की क्या कर दी थी? यहाँ पर हत्या कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है? कण्व वंश की स्थापना कर दी थी। हमने पिछली वीडियो में आगे वीडियो में देख लिया है।
सातवाहनों के समय मुद्रा में सर्वाधिक किस धातु की बनी होती है? तो सातवाहन के समय जो आपके मुद्रा जो है दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा किसकी बनी होती है? सीसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शीशा की बनी होती थी। सातवाहन या आंध्र सातवाहन, ठीक है। आंध्र सातवाहन क्यों कहा गया है दोस्तों इनको? मैंने आपको वीडियो में बताया कि सातवाहनों क्या है, प्रारंभ में क्या है, महाराष्ट्र में जब इन्होंने अपने राज्य स्थापना की थी तो वहाँ पर राजाओं ने क्या कर दिया, इसको भाग जाने में विवश कर दिया था, तो ये आंध्र प्रदेश की साइड चले गए थे, तो इसलिए इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो कौन सा दोस्तों आपका जो है आंध्र सातवाहन के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? शिवमुख। शिवमुख ने क्या किया दोस्तों? आपका सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों आपका सातवाहनों की आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो कहाँ से इन्होंने शुरू किया दोस्तों? महाराष्ट्र से शुरू किया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र से शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? आपको प्रतिष्ठान में। कहाँ पर थी? प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी थी। कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो गाथा सप्तशती किसने लिखी दोस्तों? तो ये आपका क्या है, हाल ने लिखी थी, क्योंकि हाल जो आपके खुद एक कवि था और इनको कवियों और विद्वानों का जो है आश्रयदाता भी कहा जाता है। तो हाल ने आपकी क्या है, जो गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो ये एक सातवाहन नरेश थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कौन से आए दोस्तों? कर्ण वंश। कौन आए? कर्ण वंश, जिसके वासुदेव ने क्या करा, अपने राजा को यहाँ पर मार दिया था। तो वासुदेव क्या था, आपके एक क्या उनका मंत्री था। क्या था? मंत्री था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि आपका जो है, आपको मैंने बताया कि पतंजलि ने किसकी रचना की दोस्तों? महाभाष्य की रचना की। किसने? महाभाष्य की रचना की। तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुए थे ये? पुष्यमित्र सोंग के। किसके? पुष्यमित्र सोंग के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों खारवेल। कौन था? खारवेल। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पतंजलि की। किसकी? सॉरी, जो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना। किसकी? पाणिनि की रचना है आपकी पतंजलि। क्या है आपका जो है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। और पतंजलि की कौन से? महाभाष्य। कौन से? महाभाष्य। मनु के मनुस्मृति। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये तो दोस्तों हमारा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब हम अगले वीडियो में यहाँ पर जो है विदेशी आक्रमण जो मौर्य काल में हुए उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है मगध साम्राज्य के सभी 7 राजवंश यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, हसीन मासुक साथ। ठीक है, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, आपका जो है नंद वंश, मौर्य वंश, आपका मौर्य वंश, ठीक है, आपका शुंग वंश हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कर्ण वंश डिस्कस किया, और सातवाहन वंश हमने साथ के साथ यहाँ पर जो हमारे राजवंश हुए उनके बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण यहाँ पर जो है मौर्योत्तर काल यानी मौर्य साम्राज्य के बाद यहाँ पर कौन कौन से आक्रमण हुए उनके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। तब मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।